हेलो एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेखांकन। मैं रोहित राजौरिया आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में टीडीएस का सेक्शन 194A। ये सेक्शन क्या होता है, इस सेक्शन में हम किस चीज पर टीडीएस काटते हैं, उसकी मिनिमम लिमिट कितनी होगी, टीडीएस का रेट क्या होगा, टीडीएस कौन काटेगा, कब जमा होगा, इन सबसे जुड़ी हर समस्या का समाधान मिलेगा हमारे इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूं टीडीएस का जो सेक्शन मैंने यहां पर लिखा है, टीडीएस अंडर सेक्शन 194A। इसमें देखिए क्या होता है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इसका मतलब है कि जितना भी तरह का इंटरेस्ट होगा सिक्योरिटी पर छोड़ करके, जो भी सिक्योरिटी है उसके इंटरेस्ट को छोड़कर और जो भी इंटरेस्ट होगा उस पर टीडीएस काटा जाएगा। यानी कि टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। Deduction of TDS on interest other than interest on securities. Example: interest on fixed deposit, interest on loan and advance, other than banks. Other than banks की बात की है, loans and advance की मैंने, कि देखिए यहां पर मैंने लिखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि जो भी हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, एफडी है, आरडी है, तो वो, और जो हमारी सेविंग्स हैं वो, या फिर हमने किसी से कोई लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन हमने अगर किसी से लिया है, यानी कि अनसिक्योर्ड लोन इन द सेंस कि अगर हमने अपने किसी रिलेटिव से, अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी जानने वाले से कुछ पैसा उधार ले लिया, एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमने उससे पैसा उधार लिया, जिसके बदले हम उसको उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उस इंटरेस्ट पे टीडीएस काटा जाएगा। जो इंटरेस्ट होगा, एक तरह से आप सोचिए कि वो इंटरेस्ट क्या होगा, उसकी एक्स्ट्रा इनकम, और एक्स्ट्रा इनकम यानी कि वो इंटरेस्ट, और उस पर हमें टीडीएस काटना है। तो जानिए कि वो टीडीएस कितने अमाउंट पे कटेगा, उसकी मिनिमम लिमिट क्या होगी। तो समझिए उसको। यहां पर मैंने लिखा है कि मिनिमम लिमिट 40,000 एंड 50,000। ये 40,000 क्या है, 50,000 क्या है। देखिए जो भी हमारे बैंक में हमने जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट करा रखे हैं, किसी भी तरह की हमारी एफडी या आरडी अगर हमारी बैंक में है, तो उस पे बैंक हमारा टीडीएस तभी काटेगा जब मिनिमम हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 होगा। 40,000 जब मिनिमम अमाउंट होगा तो तभी हमारा बैंक हमारा टीडीएस डिडक्ट कर सकता है एफडी के केस में, जो हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं उनके केस में। और वहीं अगर वो पर्सन सीनियर सिटीजन है तो 50,000 की लिमिट उसके लिए लगाई गई है। 40,000 इंडिविजुअल के केस में, यानी कि जब वो सीनियर सिटीजन नहीं है, और 50,000 तब जब वो सीनियर सिटीजन है। अब देखिए ये तो है एफडी का। अगर हमारी बैंक में कोई नॉर्मल सेविंग्स है, सेविंग अकाउंट जो हम खुलवाते हैं, अगर नॉर्मल सेविंग्स है, तो उन सेविंग्स पे क्या होगा कि अगर वो सेविंग्स का अमाउंट 5,000 रुपए का अगर इंटरेस्ट हमारा होगा, मिनिमम अमाउंट 10,000 का अगर इंटरेस्ट होगा, 10,000 रुपीज का अगर इंटरेस्ट होगा, तो उस 10,000 के इंटरेस्ट के अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है। अगर सेविंग अकाउंट है, अगर सेविंग अकाउंट्स पे अगर हमें कोई इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक हमारा टीडीएस तभी डिडक्ट कर सकता है जब हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट मिनिमम 10,000 होगा। अब देखिए ये तो बात हो गई बैंक की। अब बैंक से अलग जो मैंने आपको अनसिक्योर्ड लोन बताया था कि मैंने किसी अपने फ्रेंड से, किसी रिश्तेदार से, चाचा ताऊ, बुआ फूफा, नानी नाना, किसी से भी कुछ पैसा उधार ले लिया। अब जब मैंने उसको पैसा उधार लिया तो उसके बदले मैंने उसको इंटरेस्ट दिया। एक एग्जांपल को लेकर हम समझते हैं कि मैंने एक पर्सन रोहित से कुछ अमाउंट उधार लिया। मैंने 5 लाख रुपए उधार लिए, यानी कि लोन लिया, और उस 5 लाख पे मैंने 5% इंटरेस्ट मैंने तय किया। अब 5 लाख पे 5% जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा तो कितना हो गया, 25,000 रुपए। तो उस 25,000 रुपए वो देखिए, और देखिए अनसिक्योर्ड लोन में जो लिमिट बनाई गई है वो 5,000 की बनाई गई है, 5,000 की लिमिट बनाई गई है। अगर 5,000 मिनिमम हमारा इंटरेस्ट होगा तो उस मिनिमम अमाउंट पे उस पे टीडीएस काटा जाएगा। 5,000 से ऊपर होते ही टीडीएस की लायबिलिटी बन जाएगी। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 5 लाख अगर मैंने किसी से पैसा उधार लिया है और 5% अगर उस पर इंटरेस्ट है,
तो 5 लाख पे 5% हो गया 25,000, 25,000 रुपए। अब उस 25,000 रुपए पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब मैं बात करता हूं आगे कि टीडीएस का रेट क्या होगा। टीडीएस का रेट सिंपली 10% रहेगा, चाहे वो किसी भी केस में हो। लेकिन हां, अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है जिसका हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, उसका अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 20% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि 25,000 इंटरेस्ट होगा, तो उस इंटरेस्ट पे 10% अगर पैन अवेलेबल है तो 10% टीडीएस यानी कि 2500 रुपए, 2,500 रुपए टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि टीडीएस जमा कब किया जाएगा। हाँ, टीडीएस जमा तब किया जाएगा जब भी हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। इंटरेस्ट की पेमेंट जिस महीने में हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उससे नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख तक हमें टीडीएस जमा कराना होगा। देखिए मैंने यहां पर लिखा है डे 7 ऑफ नेक्स्ट मंथ। आप एग्जांपल से समझिए कि अगर मैंने इंटरेस्ट की पेमेंट अगस्त में की है तो मुझे टीडीएस की पेमेंट सितंबर में 7 तारीख तक करनी होगी। ठीक है, और ये 30 अप्रैल जो मैंने यहां पर लिखा है, देखिए 30 अप्रैल है, वो मार्च के लिए है। जो मार्च होता है, जो फाइनेंशियल ईयर जो हमारा होता है, फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट मंथ होता है वो होता है मार्च। और मार्च के मंथ का अगर हमें टीडीएस जमा करना है, डिपॉजिट करना है, तो वो उसकी जो डेट है वो है 30 अप्रैल। उसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिलता है डिपॉजिट करने के लिए। अब देखिए बात करते हैं आगे। अगर हम चाहते हैं बैंक हमारा टीडीएस ना काटे, हम उस लिमिट में नहीं आते और हम चाहते हैं कि हमारी कोई एक्स्ट्रा इनकम और नहीं है और हम अपना टीडीएस चाहते हैं कि बैंक हमारा टीडीएस ना डिडक्ट करे, तो उसके लिए कुछ फॉर्म यहां पर है, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H। जो फॉर्म 15G है, ये फॉर्म 15G नॉर्मल पर्सन के लिए और फॉर्म 15H जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहली इसमें ना कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आप तभी आप ये फॉर्म बैंक को सबमिट कर सकेंगे, तभी आप टीडीएस कटवाने से, डिडक्ट करवाने से बच सकेंगे। तो कंडीशन क्या है? सबसे पहले कंडीशन ये कि आप इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी कि आप किसी भी तरह की कंपनी में नहीं होने चाहिए, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल पर्सन होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर, जो आपका लास्ट ईयर जो अभी बीता है, उस ईयर में आपका किसी भी तरह का कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं होनी चाहिए, यानी कि पिछले साल में आपका कोई इनकम टैक्स नहीं बनना चाहिए। और नेक्स्ट कंडीशन है इनकम ऑफ करंट ईयर शुड बी बिलो ऑफ इनकम टैक्स स्लैब। जो प्रेजेंट ईयर है, फिलहाल जो करंट ईयर चल रहा है, उस साल भी आपकी इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए और आपकी जो इनकम है इस साल के इनकम टैक्स स्लैब के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है दिस फॉर्म शुड बी सबमिटेड टू द बैंक ओनली। ये केवल बैंक की केस में ही मान्य होंगे, केवल और केवल बैंक की केस में। तो देखिए ये सब कुछ था हमारा टीडीएस का 194A सेक्शन। आगे ऐसे ही और सेक्शंस के बारे में वीडियोस आएंगी और आगे उन सभी सेक्शंस को देखने के लिए, याद करने के लिए, सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लेखांकन से। थैंक यू सो मच।